बिना कांग्रेस के सपोर्ट और बिना कांग्रेस के रिमोट के कैसे पूरा कर रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा ये रहा है कि या तो डेपुटेशन की सरकार हो, या डिक्टेशन की सरकार हो, और या डायनेस्टी की सरकार हो। ये तीनों नहीं है मोदी जी की। तो ये जो आज देश में माहौल है, ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का माहौल है, और मुझे लगता है कि इस परिवर्तन का एहसास कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप है उनको तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस के जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू लीडर हैं, हो सकता है उनको ना हो। ब्रांड न्यू लीडर की बात कर दी नकवी साहब ने। दिग्विजय जी, देखिए आप तो पॉलिटिकल गुरु भी हैं राहुल गांधी के, तो पहले तो ये भी बता दीजिए कि जो न्याय यात्रा है वो कैसी चल रही है। आपको लगता है कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ा गई? बजट सेशन के दौरान भी राहुल जी नहीं थे। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं, नंबर एक। नंबर दो, जो नकवी साहब से कहलवाया जा रहा है वो मैं समझ रहा हूं। बात यह है कि मोदी जी के पास 3 बड़े हथियार हैं। सबसे बड़ा हथियार है उनका ईवीएम, दूसरा बड़ा हथियार है धर्मांधता, और तीसरा बड़ा हथियार है उनका ईडी, आईटी, सीबीआई, जिसमें पेगासस का बड़ा रोल है। अब आपने जो बात कही है कि जो मोदी जी का आगमन हुआ है नेशनल सीन पर, उस पर हमने देखा था कि मोदी जी ने आते ही संसद की सीढ़ियों को दंडवत होकर प्रणाम किया, यानी कि संसदीय परंपराओं के लिए बहुत वो सम्मान करते हैं, और संविधान की पुस्तक को उन्होंने जाके वे नतमस्तक हुए। लेकिन पिछले 9 सालों में जितना संसद और संविधान का उल्लंघन ही नहीं हुआ है, लेकिन उसको बलाए ताक रखने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। जिस प्रकार से, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, अभी जो संसद में 2 लड़के लोकसभा में ऊपर से कूदकर, नई लोकसभा में, जिससे कहा था कि यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस संसद में 2 लड़के वहां से ऊपर से कूदते हैं और गैस छोड़ते हैं। ये तो गनीमत है कि जो गैस जो था वो नॉन टॉक्सिक नहीं था, और यही अगर जो टॉक्सिक गैस होता, और जैसे एक सारिन SARIN एक टॉक्सिक गैस होता है, अगर कहीं उस प्रकार का गैस होता तो 5 मिनट में संसद में जितने भी लोग थे उसमें से एक जीवित नहीं होता। लेकिन उसके बारे में न तो प्रधानमंत्री जी ने संसद में अपना बयान दिया, न गृह मंत्री जी ने दिया, जबकि आतंकवादियों का जो हमला हुआ था, जब प्रधानमंत्री अटल जी थे, वो प्रधानमंत्री अडवाणी जी थे, उस समय स्वयं अडवाणी जी ने भी बयान दिया था और अटल जी ने भी दिया था, और पूरे विपक्ष ने, पूरे सदन ने उनका समर्थन किया था। और उस संकट की घड़ी में हम सब लोग एक हैं, इस बात का हमने एक पूरे देश को हमने बता भी दिया। दिग्विजय जी, आपने लेकिन एक बात सुन लीजिए, अब ये पूरा नहीं किया मैंने। अब हमारी क्या मांग थी? हमारी मांग थी कि सदन में इस घटना के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी, या प्रधानमंत्री जी ना हो तो कम से कम गृह मंत्री जी तो बयान दे दें, आखिर हमारी क्या मांग गलत थी। और उसके बाद ये भी एक संसदीय परंपरा है कि जब भी संसद चल रही हो तब कोई भी माननीय मंत्री सदन के बाहर कोई बयान नहीं देगा। लेकिन गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस घटना का पूरा उल्लेख और बयान शासकीय पक्ष सदन के बाहर तो रखा, लेकिन सदन में नहीं रखा। ये भी संसदीय परंपराओं का उल्लंघन था। अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जी, जिनका कि पूरा का पूरा एक 9 साल का इतिहास है कि ना उन्हें संसद की कभी परवाह की,
ना उन्होंने कभी लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह की और ना कभी उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सुझावों की परवाह की। दिग्विजय तो आप जी समझ देखिए, सकते हैं कि कितनी आपने दो मुद्दे और उठाए। ईवीएम जो है वो ईवीएम ठीक हो जाता है जब हिमाचल में आप लोग चुनाव जीतते हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आप कर्नाटक में जिस तरह से आप चुनाव जीतते हैं, तेलंगाना में जिस तरह से चुनाव जीतते हैं, तब ईवीएम ठीक हो जाता है। देखिए, बात यह है, मैं इस बारे में नतीजों पे नहीं जाना चाहता। मैं एक बात कहता हूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और हर देश के नागरिक और वोटर का अधिकार है कि जहां वो चाहे वहां वोट जाए और वो उसके हाथ में पहुंचकर अपना वोट देखकर रजिस्टर करे। रजिस्टर करने के बाद उसकी गिनती पूरी हो, लेकिन हम उसके 7 सेकंड का विजुअल से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आजकल आप समझ सकते हैं जो पूरा आज सॉफ्टवेयर है, पूरे देश में जो कंप्यूटर साइंस ने जो प्रोग्रेस किया है, उसमें ऑपरेटर का आदेश नहीं मानेगा, वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा। अब सॉफ्टवेयर वीवीपैट में कौन सा है, क्या ये जानकारी हमें होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, देखिए दोनों मुद्दे इन्होंने उठा दिए। एक तो संसद की सुरक्षा का कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने संसद के अंदर जवाब नहीं दिया, और दूसरा मुद्दा ईवीएम का इन्होंने उठाया है। मैं इस पे तो बहुत शॉर्ट में जवाब दूंगा। मेरी समझ से शायद 2013 या 12 की बात होगी, जिस वक्त की सभी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें वीवीपैट की बात की थी चुनाव आयोग से। और कांग्रेस पार्टी की तरफ मैं, प्रमोद महाजन जी, मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रणव दा और हंसराज भारद्वाज जी, ये गए थे। सबने एक स्वर से कहा कि ईवीएम में और पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट की व्यवस्था होना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने उसका डेमो वगैरह भी किया, सभी पार्टियों ने गए, मॉक वोटिंग हुई, उसमें भी देखा किसी तरह का कोई वो नहीं मिला। मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि दिग्विजय भाई साहब ने जो है बहुत टेक्निकल उसके पहलू बताए हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप जो है वो डिफीट के डिप्रेशन और हार के हैंगओवर से बाहर निकलिए। जब तक आप डिफीट के डिप्रेशन और हार के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक आप कभी ईवीएम के सिर पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे, कभी जनता के सिर पे फोड़ते रहेंगे, कभी जो है वो चुनाव के सिर पे फोड़ते रहेंगे, कभी कहेंगे कि जो है देश की डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में हो गई। आपको लगता है कि जो बार बार परिवार तंत्र की पराजय हो रही है वो प्रजातंत्र की पराजय है। आपको बार बार लगता है कि डायनेस्टी जो है वो उसकी डिफीट हो रही है, तो उसका जो है वो डर जो है वो देश में है। वो नहीं है भैया, आप उस डिफॉल्टेड डिक्शनरी से बाहर आइए। डायनेस्टी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, और जो है वो डर जो है वो कभी भरोसा डर नहीं बन सकता। इसलिए आज भरोसे का माहौल है, आज डेमोक्रेटिक माहौल है, और उस माहौल से देश आगे बढ़ रहा है। जहां तक दूसरा मुद्दा उठाया संसद की नरेंद्र सुरक्षा मोदी जी का सवाल है, उनकी तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम का मुकाबला आप नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है वो हर दिन एक नए फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ और हिट एंड रन के साथ आते हैं और उसके बाद उड़नछू हो जाते हैं। इन 10 सालों में कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन की कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल उनके ऊपर अटैक किया, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की धाक और भारत की धमक दिन दूना रात चौगुनी बढ़ी, और नरेंद्र मोदी जी की धाक और भारत की धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन में कांग्रेस धूल दूसरित हो गई। राम मंदिर का जो बात अगर हम देखें, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, कांग्रेस तो ये भी कहती थी। अच्छा हाँ, संसद की सुरक्षा का जवाब दे दीजिए। वो जो देखिए, संसद की सुरक्षा, संसद जो है वो चाहे वो हम हों, चाहे आप हों, चाहे संसद के अंदर बैठे हों लोग या संसद के बाहर, वो संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। और उस लोकतंत्र के मंदिर में जो है वो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको स्पीकर साहब ने संज्ञान लिया, उस पर जो कुछ कार्रवाई है वो की। लेकिन आप उस संसद को किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं? आप संसद का उद्घाटन होगा तो आप बहिष्कार कर देंगे, संसद की कार्रवाई होगी तो आप बाहर निकल जाएंगे। गृह मंत्री जी अगर कोई बयान दे रहे होंगे तो आप उसको सुनने के बजाय जो है शोर मचाएंगे। तो हिट एंड रन जो आपका पूरा एक शुरू से रहा है वो ठीक नहीं है।
दिग्विजय जी, एक क्या बात- ये एक स्ट्रैटेजी बात है समझ- कांग्रेस की एक बात बाहर समझ- निकलने की एक पार्लियामेंट बात से जब भी समझ सदन लीजिए, चल रहे हो? एक बात समझ लीजिए नकवी भाई, आप दिग्विजय सिंह को खूब जानते हैं। दिग्विजय सिंह को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ और ना कभी होगा। कांग्रेस पार्टी की बात यह है, और कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी लगभग 125 साल से ज्यादा बड़ी, 150 साल से ज्यादा हमारा इतिहास है। आजादी की लड़ाई लड़ी, और हम तब डिप्रेशन में नहीं गए तो आज डिप्रेशन में काहे को जाएंगे। एक दूसरी बात यह है कि इन्होंने मेरे उसका उत्तर नहीं दिया। क्या ये संसदीय परंपरा नहीं है? क्या ये जवाबदारी और जिम्मेदारी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की नहीं थी कि वो इतनी गंभीर घटना के बारे में संसद में अपना बयान दें? हम उनका समर्थन करते, लेकिन डरते क्यों हैं? बात यह है, इनका जो इतिहास है वो डिवाइड एंड रूल का रहा है। आप 1925 में गठन हुआ आरएसएस का, और 1965 में हुआ विश्व हिंदू परिषद का। 1925 से लेकर 1947 तक कोई इनका योगदान आज़ादी की लड़ाई में नहीं रहा, और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए इन्होंने बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। मैं तो इस बात को कहता हूं कि नकवी भाई की मजबूरी मैं जानता हूं। इनको जो कागज में लिख के दिया होगा उसको ही वो पूरा दोहराएंगे। नहीं, इस अभी मेरे गलतफहमी में सामने- मत रहिए। वो सामने आप देख हम दिया जो था है मैंने। वो परिवार के पालने में पैदा हुई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। माफ करिए। आप जो है वो परिवार के पालने से पर्ची लेके आते हैं। देखिए, मेरा परिवार वो है जिसने कि 1857 में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जिसने, मेरे पिता 1940 से कांग्रेस के सदस्य थे, और 41 में मेरे घर पे सारे मंदिरों में दलितों का अछूत, तो तत्कालीन उस समय के गांधी जी के अनुयायी के रूप में उन्होंने मंदिरों में प्रवेश तब करा दिया था। तो मैं उस परिवार से आता हूं। दिग्विजय जी, देखिए, वो दूसरी बात- कहीं भी मुख्तार दूसरी अब्बास बात, नकवी साहब ने सुन ये लीजिए। नहीं कहा मैं- आपके ऊपर पर्सनल मैं- अटैक नहीं है, पार्टी वो परिवार- कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, डायनेस्टी- कांग्रेस की पार्टी। इन्होंने एक डायनेस्टिक बात की है। डायनेस्टी सबकी डायनेस्टी बराबर होती है। क्या सिंधिया जी की डायनेस्टी आप में नहीं मंजूर नहीं करते हैं क्या? आप सिंधिया जी से बहुत प्यार है। आप मेनका जी और वरुण जी की डायनेस्टी के बाद आप उसको स्वीकार नहीं करते क्या? बात यह है, इनको जो पढ़ा लिखा दिया जाता है कि ये डायनेस्टी की बात करिए तो दिग्विजय सिंह चुप हो जाएंगे, कांग्रेसी चुप हो जाए। ना हम चुप कभी हुए ना कभी हैं। लोकतंत्र में डायनेस्टी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि जब ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, हर जगह वकालत में सारे डायनेस्टी के लोग आते हैं, तो राजनीति में क्यों ना आएंगे, और अधिकार के साथ आएंगे। अच्छा दिग्विजय जी, अब मैं जरा इंडिया गठबंधन की बात कर लेता हूं। देखिए, न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, लेकिन जहां जहां वो जा रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो मिलिंद देवरा जी ने जो है वो पार्टी छोड़ दिया। बंगाल में वैसे ही ममता बनर्जी जो है वो कह चुकी हैं कि हम सारी सीटें जो हैं वो खुद लड़ेंगे। पंजाब की मैं अगर बात करूं तो वहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है। तो कुछ ठीक नहीं चल रहा, और मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। बेकार आप इसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है। स्टेट के अपने अपने अलग अलग लोगों का, पार्टियों, रीजनल पार्टीज़ का एक अपना एक उनका वो का कैरेक्टर रहता है और उनकी वजूद रहता है, इसलिए उसको आप इससे मिक्स मत करिए। नेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया अलायंस के केवल जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार जी बाहर गए हैं, और मैं आपको फिर याद दिला दूं, नीतीश कुमार जी ने 2019 का चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ा था? इनके साथ लड़ा था, और उस समय ऐसा खेल हुआ कि बिहार की सारी सीटें ये लोग जीत गए, अलायंस, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, और केवल एक सीट कांग्रेस को मिली। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका कि अपना अलग अस्तित्व है, एक भी सीट नहीं जीत पाए, और हार का मार्जिन 1.5 से 2 लाख और 3 लाख तक पहुंचा। बात वही है, हमारी तो मांग यही है कि इसमें लोकतंत्र में सबसे बड़ी